ये बात जान के आपका दिमाग चकरा जाएगा। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जिसकी कीमत 55,000 करोड़ बताई जाती है और जो आधे किलोमीटर जितनी जगह घेरता है, बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में धूल चाटने वाला है। और आप जानते हो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में एक नई चिप आई है और ये चिप ऐसी कंपटीशन कर रही है जो आने वाले टाइम में आज के कंप्यूटर के लिए बिल्कुल भी करना असंभव है। आज के वीडियो में मैं आपको 2000 साल की कंप्यूटर की इवोल्यूशन बताऊंगा और आपको समझाऊंगा आखिर कंप्यूटर कहां से स्टार्ट हुआ और सालों तक कैसे इवॉल्व हुआ और उसके बाद आज वाला कंप्यूटर कैसे बन गया। आज के वीडियो में एंटीकाइथेरा मैग्नीशियम से लेके क्वांटम कंप्यूटर की बात होगी, वो भी पूरे डिटेल में, और आपको जानने मिलेगा आखिर सच में क्वांटम कंप्यूटर क्या अलग काम करते हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहना और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक। आज की कहानी ऐसी होने वाली है जिसमें आप समझोगे कंप्यूटर का मतलब लैपटॉप नहीं है, बल्कि कोई भी सिस्टम जो कैलकुलेशन करे, प्रिडिक्शन करे। और एक कहानी के बारे में जानेंगे एक डूबे हुए जहाज से, और वीडियो के बीच में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको क्वांटम कंप्यूटिंग की असली जादू समझाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 15 सितंबर 1900 कुछ ग्रीक के ड्राइवर ग्रीस के पास एंटीकाइथेरा आइलैंड में डुबकी लगा रहे थे और उन्हें मिला 2000 साल पुराना शिप में कचरा, जिसमें ज्वेलरी, स्टेचू और बहुत सारी डिवाइस शामिल थी। और एक दशक तक साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक नतीजा सामने आया जो कि सबके होश उड़ा दिया। जब साइंटिस्ट ने इसे एक्सरे किया तो सामने एक शॉकिंग चीज आया और उन्हें समझ आया ये कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, और इस डिवाइस में कम से कम 33 इंटरलॉकिंग ब्रोंज गियर थे और बहुत सारे गियर की तीत 1 मिलीमीटर से भी छोटी थी। और ये डिवाइस सोलार, लूनार इक्लिप्स, मून फेस, प्लैनेट और स्टार की पोजीशन कैलकुलेट करके किसी भी इंसान का भविष्य बता सकते थे। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसको कंप्यूटर क्यों कहा गया? कि कंप्यूटर का कोर काम होता है कंप्यूट करना, और ये डिवाइस भी कंप्यूट करती थी। और आप सोचो, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है और एंटीकाइथेरा मैग्नीशियम भी एक टाइप का कंप्यूटर है। और फिर आया 1942 में एक 19 साल का फ्रेंच मैथमेटिशियन, और उसका नाम ब्लेज पास्कल था, जिसने बनाया पास्कल लाइन, यानी कि गियर और क्रैंक से चलने वाला दुनिया का पहला कैलकुलेटर। और ये डिवाइस उस टाइम में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता था, और ये डिवाइस बहुत सालों तक काम की। और इसके बाद गॉटफ्रीड लाइबनिज आया और उसने इस डिवाइस को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया और इसे बना दिया स्टेप्ड रेकनर। और अपग्रेड के बाद ये डिवाइस एडिशन, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकता था। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे दुनिया नेविगेशन और बैंकिंग की तरफ जा रही थी और पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग और कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, और इसमें मैनुअल मैथ टेबल में छोटी सी भी गलती होने का मतलब डिजास्टर था। और 1707 में गलत कैलकुलेशन की वजह से एक नेवल डिजास्टर हुआ, बहुत सारे शिप बर्बाद हुए, 2000 से ज्यादा सेलर उस टाइम मारे गए। एक आदमी ने कहा अब बहुत हुआ, और उस आदमी का नाम था चार्ल्स बाबेज, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। और उन्होंने गवर्नमेंट को समझाया आउटडेटेड मैनुअल टेबल से बहुत भारी लॉस हो रहा है, और सॉल्यूशन के तौर पे उन्होंने डिजाइन किया डिफरेंस इंजन, जो कि बहुत ही आसानी से पोनोमिलियल इक्वेशन को सॉल्व करता था और ये उस टाइम में वैल्यू को प्रिंट भी कर सकता था। और ये स्टेप उस टाइम में दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऑटोमेशन की जरूरत सामने आई थी। और बाबेज ने सालों तक इस पे काम किया, लेकिन बाबेज का अगला वर्जन बहुत ही बड़ा था, एनालिटिकल, और इसे उस टाइम एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया। और ये दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, यानी कि सिर्फ इनपुट और आउटपुट नहीं, बल्कि इसमें इंस्ट्रक्शन के जरिए नया लॉजिक दिया जा सकता था। और यहीं पे आती है एडा लवलेस, जिन्होंने इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम उस टाइम में लिखा था। और उस टाइम में बर्नौली नंबर कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, और धीरे धीरे जरूरत बढ़ने लगी, और यहीं से कॉन्सेप्ट पैदा हुआ मेमोरी स्टोरेज ALU का। लेकिन अगर मैं बात करूं मैथमेटिकली, ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्लो थे और बहुत ही ज्यादा बड़े थे, और इसमें एरर फाइंड करने में सालों तक लग जाता था। और दुनिया को जरूरत थी एक ऐसे फोर्स की जो इन्फॉर्मेशन को बहुत ही तेजी से कैरी करे, और बाद में जाके ये इलेक्ट्रिसिटी के रूप में सामने आया। 1883 में थॉमस एडिसन बल्ब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने उस टाइम में बल्ब के अंदर मेटल प्लेट डाल दी और वोल्टेज लगाना स्टार्ट किया। पॉजिटिव वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन और प्लेट एक तरफ भागने लगे, नेगेटिव वोल्टेज में उस टाइम में करंट फ्लो नहीं होती थी। एडिसन को उस टाइम में फिजिक्स पूरी तरीके से नहीं पता थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को जाके पेटेंट करा लिया, और यही कॉन्सेप्ट आगे चल के वैक्यूम ट्यूब बना, एक ऐसा स्विच जो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता था। और आप जान के हैरान हो जाओगे, फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक रूम से भी बहुत ज्यादा बड़े थे। वैक्यूम ट्यूब हीट और फेलियर
उस टाइम में बहुत ही ज्यादा आम बात थी। और उस टाइम में एक ऑपरेटर होता था जो टूटे हुए ट्यूब को रोज बदलता था। 1947 में बेला लैब के एक साइंटिस्ट ने वैक्यूम ट्यूब को पूरी तरीके से रिप्लेस किया और उसने ट्रांजिस्टर को उस टाइम में कंप्यूटर में पहली बार यूज किया, जो बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही कम पावर के साथ चलाया जा सकता था। फिर 1958 में जैक केल्विन ने दिया इंटीग्रेशन सर्किट, यानी कि एक चिप में बहुत सारे कंपोनेंट, और इससे काम बहुत ज्यादा आसान हुआ। और 1970 में आया माइक्रो प्रोसेसर, जो उस टाइम में कंप्यूटर की ब्रेन थी और आप इसे आसानी से हथेली जैसी जगह में रख सकते थे। और ये वही दौर था जब मून लॉ चल रहा था। प्रोसेसिंग पावर हर एक साल बहुत ही तेजी से डबल हो रही थी, लेकिन अब ट्रांजिस्टर इतना छोटा होता जा रहा था कि एक पॉइंट के बाद फिजिक्स ने खुद कहा बस करो। हीट लीकेज और इंटरफेस लिमिट साफ दिख रही थी कि ये चिप इतना ही काम करेगा। और जब क्लासिकल कंप्यूटर का दरवाजा धीरे धीरे लिमिट पे पहुंच गया, तब खुला दूसरा दरवाजा यानी क्वांटम मैकेनिज्म का। और क्वांटम वर्ल्ड का बिहेवियर पूरी तरीके से अलग है। कुछ कैलकुलेशन और सिमुलेशन जैसे कि मॉलिक्यूल्स क्लासिकल कंप्यूटर के लिए पूरी तरीके से अनएक्सपोनेंशियल हो जाते थे। अब क्वांटम कंप्यूटर को समझने के लिए आपके पास 3 आइडिया समझने होंगे। पहला क्यूबिट, दूसरा सुपरविजन, तीसरा इंटरफेस। अब मैं बात करूँ आखिर क्यूबिट क्या है। आप सोचो नॉर्मल बिट या तो 0 या फिर 1 होता है, लेकिन क्यूबिट एक क्वांटम सिस्टम है जो कि मैनेजमेंट के पहले 0 और 1 की मिक्सचर होता है। और जब 0 और 1 मिक्सचर स्टेट में होता है तो इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन। अब आप सोचो सुपरपोजिशन से आखिर क्या क्या फायदा है। मतलब एक क्यूबिट 0 1 नहीं बल्कि बहुत सारे पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है। और जब आपके पास बहुत सारे क्यूबिट होंगे तो सिस्टम एक साथ बहुत सारे पॉसिबल स्टेट पे काम करेगा। क्वांटम कंप्यूटर आपको हर एक आंसर नहीं देता, वो वेव की तरह प्रोबेबिलिटी को एम्पलीट्यूड करके मैनिपुलेट करता है और सही आंसर वाले पाथ को इंटरफेस एम्पलीफाई कर देता है। गलत पाथ को ये पूरी तरीके से वहीं पे कैंसिल करता है, यानी कि कंपटीशन तरीका फंडामेंटली अलग है। अब यहीं पे बहुत जरूरी एक बात, क्वांटम कंप्यूटर हर एक काम में क्लासिकल कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं करेगा। आज के लैपटॉप, फोन और गेमिंग ब्राउजर, इनके लिए क्लासिकल चिप बेस्ट है। क्वांटम एडवांटेज खास टाइप के प्रॉब्लम से आती है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन, बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन, क्रिप्टोग्राफी और केमिस्ट्री और मटेरियल के साइंस को समझने के लिए क्वांटम कंप्यूटर यूज होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में है स्टेबिलिटी का। क्यूबिट बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, थोड़ी सी भी नॉइज पे वाइब्रेशन और टेम्परेचर चेंज होने लगता है और सारी की सारी स्टेट उस टाइम में टूटने लगती है। इसे कहते हैं डीक्वाराइजेशन। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर आज के डेट में जाइंट मशीन की तरह दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही कूलिंग, आइसोलेशन और कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसे रखा जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि गूगल का क्वांटम कंप्यूटर अलग दिखता है और जेएनडू जैसी कंपनी का सेटअप बिल्कुल से अलग काम करता है, क्योंकि दोनों का क्यूबिट बनाने का तरीका पूरी तरीके से अलग है। स्टेबिलिटी, स्केलिंग, एरर और करेक्शन में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। तो आज आपने देखा 2000 साल पुराने गियर वाले अनकाई थेरा से लेके सिलिकॉन चिप वाले क्वांटम कंप्यूटर की पूरी दुनिया। कंप्यूटर का एवोल्यूशन असल में कैलकुलेटर की कहानी नहीं है, बस धीरे धीरे जरूरत के साथ हर बार मेथड बदलती गई। पार्ट 2 में हम डीप ड्राइव करेंगे क्वांटम कंप्यूटर एग्जैक्टली में कैसे कैलकुलेशन कर सकता है, एरर करेक्शन की आखिर क्या टेक्नोलॉजी है और हर घर तक क्वांटम कंप्यूटर पहुंचाने में साइंटिस्ट को कितनी बड़ी चैलेंज फेस करनी पड़ेगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।